एपिसोड 111 to 120। हे भगवान। विक्रम लांबा ने चेक को ध्यान से देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह असली है और बैंक में नकद कराया जा सकता है। फिर वह बड़बड़ाए बिना रह न सका। 10 मिलियन की बातें तो लोग करते हैं और तुम सीधे भिखारी को 1 अरब देने निकल पड़े। अब हम साथ में मजे से खेल भी सकते हैं या नहीं? अगर दिनेश यश वहां मौजूद न होता तो विक्रम खुद को भिखारी बना लेता। आखिर बात 1 अरब की थी। अब रात के इस वक्त भिखारी कहां से लाऊं? विक्रम का चेहरा मायूसी से भर गया। अर्जुन चौहान जैसे दोस्त के साथ रहना, जो यूं ही पैसे उड़ा दे, मानसिक संतुलन की परीक्षा बन जाता है। बात सही है। अब आर्यनगर किसी भी प्रथम श्रेणी शहर से पीछे नहीं है। शायद शहर की सुंदरता और विकास के चलते अब सड़कों पर भिखारी या बेघर लोग मिलना लगभग असंभव हो गया है। अर्जुन को हल्की याद आई कि उसने आखिरी बार कोई भिखारी 3-5 साल पहले देखा था। रुको, किसने कहा कि भिखारी नहीं है? अर्जुन के दिमाग में एक विचार कौंधा। अब भिखारी समय के साथ बदल गए हैं। पुराना तरीका अब नहीं चलता। उसने अपना फोन निकाला, एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और एक जोशीले युवक की लाइव स्ट्रीम पर क्लिक किया। भाइयों, 666 डबल टैप करो, मैं अगला खतरनाक स्टेप दिखाता हूँ। गिफ्ट्स बरसाओ। दिमाग का दही बना डाला है। विक्रम ने घृणा से चेहरा बनाया। मैं तो देसी आदमी हूँ, ये नए ट्रेंड मत दिखाओ, दया करो। हा, देखो सारे भिखारी तो यही हैं अब। अर्जुन ने हंसी रोकते हुए कहा। लाखों दर्शक इस तरह की स्ट्रीम देख रहे थे, शायद इन पर मानसिक अस्पताल का केस बनता है। अर्जुन ने अपना अकाउंट लॉगिन किया और उसमें पैसे डालने लगा। क्या घटिया ऐप है ये, सिर्फ 1 मिलियन तक ही टॉप अप करता है। क्लिक करते करते 10 मिलियन का टॉप अप पूरा किया। होंगी शिकायत लिखो बाद में। किस बात की शिकायत श्रीमान अर्जुन? टॉप अप लिमिट बहुत कम है, ग्राहक की उंगलियां दुख जाएंगी। इस कारण को 100 में से 100 नंबर देता हूं। विक्रम ने तुरंत अंगूठा दिखाया। ठीक है श्रीमान, मैं इसे तुरंत प्रोसेस करवाती हूँ। अर्जुन फिर से लाइव स्ट्रीम में गया और स्क्रीन पर उंगलियां बरसाने लगा। हे भगवान, कोई अरबपति आ गया। 1000 गैलेक्टिक बैटलशिप्स, एक की कीमत 10,000 रुपये। कहीं ये फेक अकाउंट तो नहीं? कौन है ये ईद वाला बंदा? इतना बड़ा बॉस पहले तो नहीं देखा। ओ भाई, सिर्फ हाथ हिलाने से इतना कमा लेते हैं। मैं भी कोर्स ज्वाइन करूंगा कल से। ... गैलेक्टिक बैटलशिप्स के लिए धन्यवाद बॉस। आपकी नौकरी ऊंचाइयों को छुए, रोज दूल्हा बने। वो युवा लड़का इतनी जोर से हंस रहा था कि लार टपकने लगी थी। दिमाग उड़ गया मेरा। विक्रम चौंक गया। 10 मिलियन उंगली के एक क्लिक में। कितनी जल्दबाजी थी ये। कभी विक्रम की पांडा लाइव भी चलती थी, अगर तब अर्जुन उसके साथ होता तो शायद पूरा प्लेटफॉर्म बचा रहता। ठीक है। अर्जुन ने अपना फोन दिनेश यश के चेहरे के सामने किया। 10 मिलियन काफी है? नहीं तो और ढूंढ लूं। इधर आओ। अर्जुन ने एक सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया। इनका आदेश मेरा आदेश। विक्रम ने थोड़ा हिचकते गार्ड से कहा। श्रीमान अर्जुन, आदेश। उंगलियां थक गई मेरी, अब तुम भेजो गिफ्ट। अर्जुन ने चेक गार्ड के हाथ में रख दिया। तुम सब मिलकर भेजो, मानो वेतन है तुम्हारा। दफा हो जा। विक्रम ने गार्ड को लात मारी और अर्जुन का फोन खुद ले लिया। अर्जुन भैया, आपका फोन अनमोल है, इन्हें कैसे दे सकते हैं? मैं कर देता हूँ, पैसा हो या ना हो, दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती है तो पैसे की बात मत करो। अर्जुन ने 10 मिलियन का चेक फाड़कर फेंक दिया। विक्रम का चेहरा फीका पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अर्जुन ने ये जानबूझकर किया, क्योंकि विक्रम ने प्रेसिडेंशियल स्वीट से सुरक्षा हटा ली थी। लो, इसे भी दो, सब पैसे खत्म करवा दो इसके। विक्रम ने फोन फेंकते हुए कहा। चिंता मत करो, पूरी जिंदगी भी उंगलियां चलाओ तो ये बस एक बूंद भर है। अर्जुन मुस्कुराया। हे भगवान। जैसे जैसे गैलेक्टिक बैटलशिप्स स्क्रीन पर आती रहीं, दिनेश यश का मुंह खुला का खुला रह गया। अब तक 50-60 मिलियन हो चुका होगा। अर्जुन ने कहा। तो बताओ, 10 मिलियन और भिखारी को भीख देने में क्या फर्क है? ये उस क्षण दिनेश यश निरुत्तर रह गया। क्या 10 मिलियन बहुत हैं? हाँ, हैं। लोग पूरी जिंदगी मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमाते, पर अर्जुन के लिए तो ये बस एक खेल था जिसे वो ऑनलाइन भिखारियों को भी दे सकता है। अर्जुन, 10 मिलियन बहुत होते हैं, ज्यादा मत बढ़ाओ। दिनेश बोला। मैंने तो बस उसके कपड़े उतारे थे, किया कुछ नहीं। ओह, ऐसा है? अर्जुन हंसा। तो फिर इसके कपड़े भी उतारो। सर, ये जो कहा है वो करो। विक्रम ने नीच सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? दिनेश डर गया। इतने गार्ड्स के सामने उसका शरीर कितना सक्षम होता। हिस, कपड़े फाड़ने की आवाज दिनेश की चीखों के साथ गूंज उठी। ये क्या शोर है? एक अभिनेता जो अपने कमरे में लौट रहा था चौंक गया। कोई किंग बिल्ली देख रहा है क्या? कुछ देर में दिनेश की महंगी कमीज चिथड़ों में बदल गई। अगर उसे गंदा न लगता तो अर्जुन शायद देखता कि इस आदमी में कुछ शर्म बाकी है या नहीं। अर्जुन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुस्सा मत हो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा।
मैंने भी बस तेरे कपड़े उतारे हैं, किया तो कुछ नहीं। 10 मिलियन, है न? ये ले। उसने चेक लेकर दिनेश के माथे पर चिपका दिया। वैसे तुम्हारी कोई बहन है क्या? मेरे पास कुछ चेक और बचे हैं। घबराना मत, बस कपड़े ही उतारूंगा। हद कर दी अर्जुन। दिनेश चीखा, लेकिन गार्ड से दबा होने के कारण कुछ कर नहीं सका। ऐसा है क्या? हद कर दी, अर्जुन मासूमियत से बोला। मैंने तो वही किया जो तू करता है, और दाम भी बढ़ा दिए। बुरा क्या है, ये बंदा तो हद से भी ज्यादा खतरनाक है। विक्रम ने सोचा। पहले सोचा था कि अर्जुन सिर्फ छात्र है, पर अब साफ हो गया कि उसकी ताकत और चालाकी दोनों खतरनाक हैं। ... और उसे ये सब बहुत पसंद आया। श्रीमान अर्जुन, बस अब यही मामला खत्म कर दीजिए। अचानक उस लड़की ने, जिसका नाम क्षमा यादव था, बोलना शुरू किया। नहीं, मैंने अब तक तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित नहीं किया। श्रीमान अर्जुन, मैं सच में बहुत आभारी हूँ कि आपने और प्राचार्य विक्रम ने मेरी मदद की और मेरा पक्ष लिया, लेकिन अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। उसे देखकर ही मुझे घिन आती है। क्षमा न केवल अपमानित महसूस कर रही थी, बल्कि उसके हृदय में अब और भी अधिक घृणा भर गई थी। शायद उससे पहले भी कई बहनों के साथ ऐसा हो चुका था, लेकिन वे इतनी भाग्यशाली नहीं थीं। या तो वे दिनेश यश की धमकियों के आगे झुक गईं या फिर पैसों से चुप करा दी गईं। इस समय वह सिर्फ इस स्थान से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहती थी। वह डर रही थी कि जितना बड़ा हंगामा होगा, उतना ही अधिक यह मामला दूसरों तक पहुंचेगा। भले ही वह निर्दोष थी, लेकिन डर था कि कोई कितना भी समझाए, उसकी इज्जत शायद न बच पाए। तो ठीक है, मैं भी यहाँ और नहीं रुकना चाहता। अपनी आंखों को गंदा करने के लिए अर्जुन चौहान ने कहा। उसे पता था कि अगर वह अब भी इस मामले को यहीं सुलझाने में लगा रहा, तो शायद क्षमा को फिर से उस पीड़ा का सामना करना पड़े जो वह सह चुकी थी। ये मामला यहीं नहीं रुकेगा, अर्जुन ने दिनेश यश से कहा। मैंने कहा था, भावनात्मक क्षति के लिए 50 अरब, एक पैसा कम नहीं। जब मैं, अर्जुन चौहान, कुछ कहता हूँ तो उसे पूरा करता हूँ। ... जब अर्जुन और बाकी लोग वहां से निकल गए, तो दिनेश यश का चेहरा हरे और बैंगनी रंग में बदल गया। लेकिन फिर भी वह अहंकार के साथ खड़ा रहा। उसे विश्वास नहीं था कि अर्जुन उसके साथ कुछ कर पाएगा। बेकार लोग, उठो, दिनेश ने दरवाजे पर पड़े अपने 2 बॉडीगार्ड्स को लात मारते हुए कहा। तुम्हारे पूर्ण रूप से ताइची अभ्यास का क्या फायदा? बेकार, तुम्हारी 5 लगातार बिजली कोड़े कहाँ हैं? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम 2 रईस लड़कों को न रोक सको। बॉस दिनेश, आजकल के युवा युद्ध नैतिकता नहीं मानते। मैं तैयार नहीं था, समय नहीं मिला बचने का, ये मेरी गलती थी। अगर पहले से पता होता तो एक ही कोड़ा काफी था। चोटिल महेंद्र बाबू ने कहा। दफा हो जा, दिनेश ने उसे एक और लात मार दी। ... तुम्हारा नाम क्षमा यादव है? माफ कीजिए, मैंने आपको परेशानी दी, क्षमा ने कहा। वह आर्यनगर संगीत महाविद्यालय की छात्रा थी और स्वाभाविक रूप से अर्जुन चौहान के बारे में सुना था। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह बाकी अमीर लड़कों की तरह नहीं है, कम से कम वैसा चिकना और घिनौना एहसास नहीं देता जैसा विक्रम लांबा देता था। कोई बात नहीं, चाहे अभिनेता हो या गायक, जब तुम इस फिल्म में शामिल हो तो तुम भी इसके निर्माण दल का हिस्सा हो। और यह सब मेरी नजरों के सामने हुआ तो यह मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने कहा। अगर वे आज वहां न होते तो शायद दिनेश यश अपने इरादों में सफल हो गया होता। मैं ही बहुत भोली थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, उस आदमी की योजना ही बेहद घटिया थी, विक्रम ने कहा। अपने कमरे में ढेर सारे कलाकार बुलाकर उन्हें संगीतकार बता देना बहुत ही शातिर चाल थी। क्या तुम्हें गाना पसंद है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, क्षमा ने सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग है? क्षमा ने थोड़ा संकोच करते हुए फोन निकाला। यह अभ्यास के दौरान रिकॉर्ड किया था। जैसे ही अर्जुन और विक्रम ने वह गीत सुना, दोनों की आंखें चमक उठीं। अगर लावण्या की आवाज मिठास का प्रतीक थी, तो क्षमा की आवाज स्वर्गिक सुंदरता की मिसाल थी। अर्जुन, मुझे लगता है ये 3 लोग फिल्म के सॉन्ग के लिए एकदम परफेक्ट है, विक्रम ने कहा। सही कहा, 3 लोग एक गंभीर विज्ञान कथा फिल्म थी और लावण्या की आवाज उसकी थीम के लिए बहुत मीठी लगती। वरना अर्जुन यह मौका लावण्या को ही देता। वैसे भी लावण्या खुद नहीं चाहती थी कि उसे अर्जुन से संसाधन मिले और क्षमा बेहद उपयुक्त विकल्प थी। तो तय रहा, तुम ही इस फिल्म का गीत गाओगी, अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया। अर्जुन, इतना आसान नहीं है, हमें प्रोफेशनल अरेंजर और गीतकार की जरूरत होगी और इसके लिए वांगई म्यूजिक अब भारतीय रूप में वर्धन म्यूजिक सबसे टॉप पर है, विक्रम ने याद दिलाया। मैंने पहले ही कहा, ये मामला 50 अरब के मुआवजे के बिना सुलझेगा नहीं। और वर्धन म्यूजिक की मार्केट वैल्यू लगभग 70 से 80 अरब डॉलर है न? तुम बहुत कठोर हो, सीधे पूरे वर्धन ग्रुप पर ही अटैक कर रहे हो। हाँ, मेरा तो पहले से हिसाब बाकी था उनसे, अब बहाना मिल गया है तो छोड़ने का सवाल ही नहीं, अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। क्या दयानंद वर्धन ने तुम्हारा अपमान किया? बचपन से तंग करता आया है वो। जब मैं
पश्चिम यात्रा के स्वप्न, गेम खेलता था, कभी भी सभी 5 खजाने नहीं मिलते थे। हर बार खुदाई करता था, खाली हाथ। बताओ, तंग किया या नहीं? सिर्फ इस वजह से, विक्रम हंसते रोते हुए बोला। तेरे पास इतना पैसा है कि तू गेम ही खरीद सकता है। सिर्फ यही नहीं, अर्जुन ने कहा, कुछ महीने पहले जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, वर्धन ग्रुप में ऑफर मिलने ही वाला था। लेकिन किसी ने अपनी पहुंच से मुझे बाहर करवा दिया। बताओ, गुस्सा नहीं आएगा? तुम, अध्यक्ष अर्जुन, नौकरी ढूंढ रहे थे। विक्रम को जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा जोक सुनने को मिला। अगर वे 50 अरब नहीं देते तो मैं पूरा वर्धन ग्रुप ही खरीद लूंगा। उनकी बदकिस्मती थी जो तुमसे पंगा ले लिया। विक्रम ने अब दयानंद वर्धन के लिए प्रार्थना शुरू कर दी, काश वह अपने बेटे के मामले में दखल न दे। अर्जुन और विक्रम की बातें सुनते हुए क्षमा यादव साइड में खड़ी स्तब्ध थी। सैकड़ों अरब की बातें ऐसे हो रही थीं जैसे कोई चाय का कप हो। मुझे एक अकाउंट नंबर दो, जैसे ही पैसा आए तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। पहुं। विक्रम ने जो पानी पिया था उसे थूक दिया। उसे लगा अर्जुन बस वर्धन म्यूजिक की हिस्सेदारी के लिए 50 अरब मांग रहा है और क्षमा को कुछ लाख देकर शांत कर देगा। पर अर्जुन ने तो तय कर लिया, पूरे 50 अरब क्षमा को देने हैं। तू मजाक कर रहा है? विक्रम को लगने लगा कि अगर आज रात उसे दिनेश यश ने तंग किया होता तो शायद इतना बुरा नहीं होता। मैंने कब कहा कि वो 50 अरब मेरे लिए हैं? मैं तो न्याय का दूत हूँ। अर्जुन ने गर्व से कहा। श्रीमान अर्जुन, आप मुझ पर इतना समय मत लगाए, मैं ठीक हूँ। बस रहने दीजिए, क्षमा ने झट से कहा। 50 अरब की बात तो वह कल्पना में भी नहीं कर सकती थी। ये तुम्हारा अधिकार है, अर्जुन ने जोर देकर कहा। मैं तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करूंगा, चाहे कुछ भी हो। और हाँ, होंगी वो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो हमने अभी देखा, उसे भी खरीद लो। अवश्य। यंग मास्टर, रुको, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो प्लेटफॉर्म क्यों? विक्रम के दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह घूमने लगे। अगर मैं ठीक याद करूं तो स्ट्रीमर को टिप का पैसा साइकिल से मिलता है न? हाँ, आमतौर पर मासिक भुगतान होता है। बहुत बढ़िया, अर्जुन ने कहा। तो जो टिप मैंने दी वो अब भी उनके अकाउंट में होगी। तुम करना क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस उस पैसे पर दया आ गई है। क्या गजब का तरीका है। विक्रम पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा था। कुछ करोड़ की टिप वापस लेने के लिए अरबों के प्लेटफॉर्म को खरीद लेना। मैं वो पैसे ऐसे फालतू लाइव्स में नहीं उड़ाना चाहता, अर्जुन ने मुस्कराते हुए कहा। मैं तो भिखारी को दे दूं, पर इनको नहीं। बाद में कह दूंगा, माफ करना, हमारे नटखट बच्चे की गलती थी, सारे टिप्स रिफंड कर दो। हा, कोई तुम जैसा नहीं खेलता। विक्रम हंसते हुए सोचने लगा, वो स्ट्रीमर अभी तक जश्न मना रहा होगा और थोड़ी देर में असली क्रूरता का स्वाद चखने वाला है। असल में वे तो बस देर रात का कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने निकले थे, लेकिन जीरन वो बाहर आ ही गए थे। तो अर्जुन चौहान और विक्रम लांबा ने तय किया कि क्यों न एक अच्छे तंदूरी स्टिक वाले ढाबे पर चला जाए, और जाहिर है कि उन्होंने क्षमा यादव को भी साथ ले लिया। जानते हो, कभी कभी आम लोगों जैसा खाना पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम रोज आम लोगों वाला खाना नहीं खाते। आखिर है क्या इसमें? चिकन, मटन, मछली, सब्जियां और क्या? विक्रम ने अर्जुन की बात को बस भावुकता समझकर टाल दिया। यहाँ तुम गलत हो, अर्जुन ने कहा। जो खिचड़ी मैं हर सुबह पीता हूँ वह जापान से मंगवाए गए कोबे बीफ से बनती है। जो मछलियाँ मैं खाता हूँ वे ऑस्ट्रेलिया की प्राइवेट फिशरी में पली हैं, जिन्हें कोबे बीफ खिलाया जाता है। और सब्जियाँ हमारे फैमिली ऑर्गेनिक फार्म से आती हैं। बस करो यार, अब और नहीं सुन सकती। विक्रम ने झट से कान बंद कर लिए। अर्जुन की बेपरवाह अमीरी की बातें उसके भीतर चुभती थीं। आज आपने दोनों ने मेरी मदद की, इसके लिए ये जूस आपकी नजर। क्षमा यादव अब साफ सुथरे कपड़े में थी और भले ही थोड़ी कमजोर दिख रही थी, पर अब उसका चेहरा बहुत बेहतर लग रहा था। इतनी औपचारिकता मत करो, तुमने भाई बोला तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। विक्रम हंसते हुए बोला। सही कहा, अब तुम हमारी फिल्म की डेडिकेटेड म्यूजिशियन हो। जो तुमसे टकराएगा उसे पहले हमसे टकराना होगा। अर्जुन बोला। मैं थोड़ा अंधविश्वासी भी हूँ और आज जो हुआ उसके बाद तो मुझे कुछ करना ही था। और तुमने सुना ही होगा, मैं तो पहले से वर्धन ग्रुप को निपटाना चाहता था, ये तो बस बहाना मिल गया। पोह, अर्जुन की शरारती मुस्कान देखकर क्षमा हंस पड़ी। उसे पता था अर्जुन बस उसे हल्का महसूस कराने के लिए ऐसा कह रहा है। मैं भी तुम्हारी तरह इसी साल सीनियर हूँ और मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है, तुम मुझसे कुछ महीने छोटी हो। तो अब से मैं बड़े भैया अर्जुन बन गया। अगली बार मैं तुम्हें अपनी रूममेट से मिलवाऊंगा, क्या पता एक दिन तुम मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्षमा का चेहरा एकदम लाल हो गया। अर्जुन के मजाक बस चलते ही जा रहे थे। बड़े भैया अर्जुन, चलिए अब इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। वर्धन ग्रुप कोई छोटा मोटा समूह नहीं है। सुना है दयानंद वर्धन जी ने हाल ही में अपने शेयर बहुत बढ़ा लिए हैं, अब उनके और उनके बेटे के पास 70% हिस्सेदारी है। मुझे चिंता है कि कहीं ये सब आपको नुकसान न पहुंचा दे। चिंता मत करो, 10-10 वर्धन ग्रुप भी इस अर्जुन चौहान का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते।
विक्रम ने खाते खाते कहा, अब जब तुमने मुझे बड़े भैया कहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊं। जान लो, दिनेश यश जैसे लोग अगर समय पर रोके न जाएं, तो समाज की कई और बेटियां उनकी शिकार बनेंगी। मुझे पता है तुम किस बात से डर रही हो। अर्जुन ने तुरंत उसकी चिंता पहचान ली। विक्रम होटल की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देगा, और अगर दिनेश यश ने कोई गुप्त वीडियो बनाए होंगे जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें भी हम नष्ट करवा देंगे। हमारे अलावा किसी को आज की घटना का पता नहीं चलेगा। फिर मैं आप ही की बात मानती हूँ। अगर कहा जाए कि वह दिनेश को सजा मिलता नहीं देखना चाहती थी तो वह झूठ होगा। बस उसमें खुद को बचाने की ताकत नहीं थी। अब जब अर्जुन और विक्रम साथ थे तो वह स्वाभाविक रूप से आभारी थी। ... क्या तुम उस लड़के से टकरा गए? वर्धन ग्रुप के कॉर्पोरेट ऑफिस में दयानंद वर्धन अपने बिजनेस साम्राज्य की उपलब्धियों का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें दिनेश यश का कॉल आया। अर्जुन और बाकी लोगों के जाने के बाद दिनेश को अर्जुन के शब्द ये यहीं खत्म नहीं हुआ चुभने लगे। काफी सोचने के बाद उसने आखिरकार अपने पिता को कॉल किया। कितनी बार कहा है तुमसे, औरतों से खेलना है तो खेलो, पर हदें पार मत करो। खुद को कोई राजा समझता है क्या? पापा, बस इस बार कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे पता है मेरी गलती है। तुझे कुछ नहीं पता। दयानंद वर्धन थक चुके थे बार बार बेटे की गलतियां ढकते ढकते। पहले लोग उनके नाम की वजह से माफ कर देते थे, लेकिन अर्जुन चौहान कोई आम लड़का नहीं था। मुझे याद है एक बार मैंने महेश भाई और ललित शर्मा से पूछा था कि जब अर्जुन ने उन्हें टकराया तो उन्होंने तुरंत हार क्यों मान ली थी। उन्होंने कुछ सीधा नहीं बताया, बस एक बात कही, उस लड़के से कभी मत टकराना वरना तुम्हारा साम्राज्य ही बिखर जाएगा। अगर ये बात कोई और कहता तो दयानंद उसे हंसी में उड़ा देते, लेकिन जब इंडस्ट्री के दो दिग्गज ऐसा कहें तो वह चेतावनी मानने लायक होती है। शुक्र था कि अब तक अर्जुन से ज्यादा आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन अब तो दिनेश ने खुद उस बारूद के ढेर में चिंगारी डाल दी थी। पापा, क्या ये लड़का वाकई इतना ताकतवर है? सुना है दुनिया के सबसे अमीर आदमी पोलादी तक उसका बहुत सम्मान करते हैं। तू ये जानता है और फिर भी उसे छेड़ दिया। दयानंद वर्धन का मन हुआ कि वही फोन के जरिए बेटे को पीट डालें। मैं क्या करता, उसने आते ही 50 अरब हर जाने की बात कर दी। मजाक है क्या? 50 अरब? ये कोई बैंक ऑफ आकाश पृथ्वी समझ रखा है क्या? अगर वो इतना पैसा दिखा दे तो मैं अपना वर्धन भवन खा जाऊं। पूरा 50 अरब कैश एक साथ देना, ये तो भारतवर्ष में कोई नहीं कर सकता। ओह अच्छा, अर्जुन ने शांति से जवाब दिया। मुझे तो किसी को इमारत खाते हुए देखने का मौका कभी मिला नहीं। चलो कुछ और 50 अरब जुटा लूं, तुम कुछ और इमारतें बना दो खाने के लिए। दरअसल ये वाक्य कहते ही डिंग संशी को तुरंत पछतावा हुआ। कुछ समय पहले जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी भारत आया था, उसने मीडिया के सामने वादा किया था कि यदि कभी अर्जुन चौहान को जरूरत पड़ी तो उसके सारे संसाधन मिनटों में अर्जुन के हो सकते हैं। पोलादी की निजी संपत्ति उस समय 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, और अगर उसने कहा कि वह 50 बिलियन रुपये नकद में दे सकता है तो डिंग संशी को उस पर विश्वास करना ही पड़ता। इतना ही नहीं, उसे ये भी याद आया कि अर्जुन ने कहा था बचा हुआ रख लो खर्चे के लिए। कब से 180 बिलियन डॉलर बचत राशि बन गई। अब तो यह बचत शब्द इंटरनेट पर एक मीम बन चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब मार्केटिंग का हिस्सा था। क्या कोई अकेला आदमी दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था हिला सकता है? अगर अर्जुन चौहान का वाकई इतना ताकतवर खानदान है तो इतिहास में उसका नाम क्यों नहीं दर्ज है? लेकिन महुआ और ललित की प्रतिक्रियाओं को देखकर डिंग संशी को लगा कि इसमें कुछ तो सच्चाई है। शायद अर्जुन के लिए 50 बिलियन निकालना वाकई कोई बड़ी बात नहीं थी। टिंग, तभी डिंग संशी के फोन में एक मल्टीमीडिया मैसेज आया अर्जुन चौहान की तरफ से। यह एक स्क्रीनशॉट था भारत के सबसे बड़े बैंक लंबोदर बैंक का खाता, जिसमें जमा राशि थी 500 रुपए बिलियन, $200 बिलियन, 50 यूरो बिलियन, 70 पाउंड बिलियन। टिंग, एक और मैसेज आया। इस बार यह हुआ शक्ति बैंक का स्क्रीनशॉट था। 400 रुपए बिलियन, $250 बिलियन, 120 यूरो बिलियन। श्री डिंग संशी, क्या आप कुछ और खाते देखना चाहेंगे? अर्जुन बोला, कुछ विदेशी बैंक खाते दिखाऊं? नहीं, जरूरत नहीं। डिंग संशी का दिमाग झंझना उठा। भले ही उसे ये स्क्रीनशॉट असली लगे या नकली, अगर यह सब सच था तो अर्जुन वाकई राक्षस था। किसे जरूरत थी इतना पैसा बैंक में रखने की? वह खुद का बैंक खोल सकता था। और फिर एक विदेशी बैंक का स्क्रीनशॉट और आया जिसमें 800 बिलियन की राशि थी। कौन सी मुद्रा? डॉलर, यूरो, पाउंड? पर थाई बहत तो नहीं लग रही थी। और वह तो बोला था कि अगर अर्जुन 50 बिलियन दिखा दे तो वह वांगई बिल्डिंग खा जाएगा। अब तो उसने 1000 गुना ज्यादा दिखा दिया। तुमने कहा था कि तुम वांगई बिल्डिंग निगल जाओगे। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, एक बिल्डिंग खा लो। जब खाओगे तो लाइव स्ट्रीम करना, मैं तुम्हें रॉकेट, स्पोर्ट्स कारें और ट्रैफिक प्रमोशन सब दूंगा। पूरी दुनिया देखेगी ये शानदार नजारा। अर्जुन ने कहा, ऐसे कौन खेलता है?
डिंग संशी को रोना आ गया। उसे कैसे पता चलता कि अर्जुन वाकई 500 बिलियन निकाल सकता है। डिंग संशी अब सोचने लगा, अगर ये खाते असली हैं तो पोलादी ने जो कुछ कहा था वह सब भी शायद सच हो। अर्जुन का वाकई में कोई अत्यंत ताकतवर परिवार है। डिंग युक्ति, तूने किस राक्षस को छेड़ दिया है? डिंग संशी का मन किया कि कुल्हाड़ी उठाकर अपने बेटे को ही काट डाले। श्रीमान डिंग, अब बैठक तय कर लेते हैं, अर्जुन चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन जानता है तुम्हारे ये खाते असली हैं भी या नहीं, डिंग संशी ने अंत में कहा। अर्जुन चौहान, हम अभी मेरे बेटे की बात कर रहे हैं, विषय मत बदलो। धोखेबाज और ऊपर से सत्यमेव जयते का मुखौटा। अर्जुन ने नाक चढ़ाई, तुम भी उसी लू साहब जैसे हो, पब्लिक में नाटक और प्राइवेट में गंदा खेल। खैर, बाद में बात करेंगे इस बारे में, पहले तुम्हारे बेटे की बात करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे, डिंग संशी ने पूछा। मैंने कहा था 50 रुपए बिलियन, एक पैसा कम नहीं, वरना यह मामला यही नहीं रुकेगा। नामुमकिन, डिंग संशी चिल्लाया। तो फिर एक विकल्प है, तुम्हारी वांगई म्यूजिक कंपनी की वैल्यू 50 रुपए बिलियन है ना, सारी हिस्सेदारी उस लड़की शियायू के नाम कर दो, मामला यही खत्म। और हाँ, एक और शर्त, स्वप्न यात्रा पश्चिम गेम का प्रबंधक निकाल दो। मैंने महीनों मेहनत कर एक ट्रेजर मैप पाया और बदले में मिला अग्नि अवशोषण स्किल। कई दिन नींद नहीं आई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? डिंग संशी चीखा। अरे हाँ, अभी तुमने मुझे गाली दी थी, अब तुम्हारी उस गाली की भी कीमत है 50 रुपए बिलियन। अब कुल 100 रुपए बिलियन। शायद तुम वांगई म्यूजिक बेचकर ये रकम इकट्ठा कर पाओ। धत्तेरी, डिंग संशी ने गुस्से में फोन काट दिया। क्या गुस्सा है भाई, लेकिन एक दिन खुद रेंगते हुए आएगा। अर्जुन हंसते हुए बोला। कौन था? वांग लिंग ने पूछा। डिंग संशी चाहता था कि 1 रुपया बिलियन देकर शियायू से माफी दिलवा दे। तुमने मना कर दिया। हाँ, कहा 50 रुपए बिलियन से कम में नहीं। क्या बात है, अब क्या सोच रहे हो? मैं तो सभ्य नागरिक हूँ। पहला लक्ष्य वांगई म्यूजिक को ध्वस्त करना। छोटा सा लक्ष्य। वांग लिंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। ये शब्द तो असल में वांग लिंग के पिता का प्रसिद्ध डायलॉग था, लेकिन वांग लिंग के पापा के लिए छोटा लक्ष्य केवल 1 अरब था, जबकि वांगई म्यूजिक की मार्केट वैल्यू 70 से 80 अरब के बीच थी, यानी कि 500 गुना ज्यादा। तेरी योजना क्या है? वांग लिंग ने पूछा। भले ही वांगई म्यूजिक एक सूचीबद्ध कंपनी हो, इसके सभी शेयर डिंग सिंसी, डिंग यूशी और डिंग सिंसी की पत्नी के पास हैं। ये तो पूरी तरह पारिवारिक व्यापार जैसा है। चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों न हो, अगर वे नहीं बेचना चाहते तो तुम कैसे अधिग्रहण करोगे? नहीं नहीं नहीं, अभी भी तुम मेरी मंशा नहीं समझे, अर्जुन चौहान ने समझाया। मैंने कहा कि मैं वांगई म्यूजिक को खरीदना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वाकई में इसे खरीदना चाहता हूँ, बल्कि मैं इसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं उन्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि उनके पूरे समूह को रौंदना मेरे लिए कितना आसान है, और फिर मैं उन्हें मजबूर करूंगा कि वे खुद ही माफी मांगने के लिए ये कंपनी मुझे सौंप दें। बड़े ही चालाक निकले तुम, लेकिन मुझे ये अंदाज पसंद आया। वांग लिंग ने मजे लेते हुए कहा। तूफानी मामला है ये। यहाँ तक कि माहुआ की कंपनी तेंगसुन म्यूजिक भी वांगई को नहीं हिला सकी, क्योंकि वो लोग गरीब हैं। अर्जुन चौहान ने घोषणा की। हे भगवान, माहुआ गरीब। इस बयान ने वांग लिंग के सोच को हिला दिया। अगर माहुआ गरीब है तो इस दुनिया में शायद अर्जुन ही अमीर कहलाएगा। लेकिन जरा सोचो, उन्होंने शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट्स की कीमत बहुत ज्यादा है। तेंगसुन और वांगई जैसी कंपनियां उसे खरीद तो सकती थी, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन अर्जुन का मामला अलग था। उसे पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं थी, उसे तो बस मजा चाहिए। उसके लिए सैकड़ों अरब डॉलर बस छुट्टे ही थे। म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के बीच की होड़ असल में कॉपीराइट की होड़ है, अर्जुन ने कहा। देखो इन प्लेटफॉर्म्स को जो अब भी जिंदा हैं, उन्होंने सबसे लोकप्रिय गायकों के एक्सक्लूसिव राइट्स ले रखे हैं। फैंस पैसे देने को तैयार रहते हैं और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म टिके हुए हैं। तो तुम्हारी योजना क्या है? सोचो, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके पास सभी गायकों के कॉपीराइट हो और वो पूरी तरह से फ्री हो, तो कितने लोग उसे यूज करना चाहेंगे? तुम कॉपीराइट पर एकाधिकार बनाना चाहते हो? वांग लिंग ने अर्जुन का इरादा भांप लिया। एकाधिकार क्यों कह रहे हो? अर्जुन हंस पड़ा। जब तक गायक खुद किसी और को कॉपीराइट नहीं देते, मैं कैसे दोषी हुआ? कानून भी यही कहता है। बकवास मत करो, काफी बेशर्मी है ये, वांग लिंग ने कहा। लेकिन सही भी है। वैसे वांग लिंग, क्या तुम्हारी कोई म्यूजिक मीडिया कंपनी है? म्यूजिकल फॉरेस्ट मीडिया, छोटी सी शुरुआत की है, कुछ इंटरनेट सिंगर्स को साइन किया है। क्या तुम्हारे पास खुद का ऐप है, जैसा तेंगसुन म्यूजिक या वांगई म्यूजिक का? हाँ है। पूरी कंपनी मुझे बेच दो, जितना खर्चा किया है मैं दुगना दूंगा। तुम फिर शुरू हो गए। वांग लिंग जानता था कि 1-2 अरब डॉलर इसमें लगाए गए थे, लेकिन अभी मुनाफा नहीं हुआ था। अगर अर्जुन खरीद लेता तो एकदम से अरबों कमा सकता था। नहीं बेचूंगा, वांग लिंग ने कहा। तुम निवेश कर दो और मैं तुम्हें इसके बदले कुछ हिस्सेदारी दे दूंगा, कैसा रहेगा? तुम बड़े चालाक हो।
अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हिस्सेदारी वगैरह छोड़ो, मैं तुम्हें सीधे 30% हिस्सेदारी दे देता हूँ। सौदा मंजूर। वांग लिंग ने तुरंत हामी भर दी। मैं संचालन में कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ सौदे और निवेश में मजा आता है। तुम्हारे जैसे बंदे से यही उम्मीद थी। वांग लिंग ने आंखें घुमाई। गायकों से बातचीत मैं संभाल लूंगा, लेकिन कुछ गायक कठिन होंगे, जैसे झाओ डोंग। हाँ, वांगई और तेंगसुन दोनों ने वर्षों से झाओ डोंग के गानों के कॉपीराइट्स पाने की कोशिश की है। अभी हुलू म्यूजिक के पास उनके राइट्स हैं, पर बस 3 साल के लिए। और बाकी प्लेटफॉर्म, तेंगसुन 5 अरब का ऑफर दे चुका है, वांगई भी उतना ही तैयार कर रहा है। हुलू तो फ्री है, वो नहीं कर सकता मुकाबला। अब आखिरी जंग बाकी है। हाँ, इस बार मैं सबका खेल बिगाड़ दूंगा। अर्जुन ने कहा, कोई तरीका है डील रोकने का? संयोग से अगले महीने की शुरुआत में झाओ डोंग मोडू में अपने नए एल्बम का प्रमोशन करने आ रहा है। मैं तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा, बाकी डीलिंग तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है। अर्जुन को अचानक याद आया कि लावण्या झाओ डोंग की बड़ी फैन थी। वैसे सोचो, अगर मैं चाहता कि झाओ डोंग हर दिन मेरे घर में शो करे, कितना लगेगा? वांग लिंग ने उसे गुस्से में बीच की उंगली दिखा दी। हरामी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कई दिनों की ऑडिशन प्रक्रिया के बाद निर्देशन टीम ने कलाकारों का चयन पूरा कर लिया था और अब वे फिल्मांकन कार्यक्रम तैयार करने की स्थिति में थे। जब सबसे बेहतरीन टीम साथ हो तो अर्जुन चौहान को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही एक निजी विमान जादूनगरी मैजिक सिटी के हवाई अड्डे पर उतरा, एक शानदार रोल्स रॉयस पश्चिमी उपनगरों की ओर रवाना हुई। होंग यादव, हम कहाँ जा रहे हैं? आपके निवास पर। और कहाँ? होंग यादव ने जवाब दिया, मेरा निवास उपनगरों में। अर्जुन चौहान को अब भी लगता था कि जादूनगरी में उनका निवास वह प्रसिद्ध प्रथम श्रेणी इमारत होनी चाहिए जो अक्सर उपन्यासों में आती थी और अमीरों का प्रतीक मानी जाती थी। क्या मेरे पास प्रथम श्रेणी में कोई संपत्ति नहीं है? अर्जुन चौहान ने पूछा। चिंता न करें श्रीमान अर्जुन, प्रथम श्रेणी की बिल्डिंग नंबर 1 की 5 सबसे शानदार मंजिलें आपकी ही हैं। ओह, मुझे लगा कहीं मैं उसके लायक नहीं हूँ। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन हम उपनगरों की ओर क्यों जा रहे हैं? इस बार श्री अर्जुन मेहमानों की मेजबानी कर रहे हैं, इसलिए यह एक साधारण जगह पर नहीं हो सकता, होंग यादव ने समझाया। साधारण? आप प्रथम श्रेणी जैसी जगह को साधारण कह रहे हैं? अर्जुन अवाक रह गया। वहां एक साधारण फ्लैट की कीमत ही 2.3 लाख प्रति वर्ग मीटर थी, और ये अब सामान्य जगह हो गई। तो हम जा कहाँ रहे हैं? श्रीमान, हम पहुंचने ही वाले हैं। अगले ही पल गाड़ी एक आलीशान विला क्षेत्र में दाखिल हो गई। हे भगवान, क्या ये ताजमहल विला है? अर्जुन ने बोर्ड देखकर चौंकते हुए पूछा। हाँ श्री अर्जुन, मैंने सोचा कि मेहमानों की खातिरदारी के लिए यह अधिक उपयुक्त रहेगा, होंग ने उत्तर दिया। हालांकि ताजमहल विला उतना प्रसिद्ध नहीं था जितना प्रथम श्रेणी, लेकिन उसकी कीमत कहीं ज्यादा थी। प्रत्येक विला का क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर से अधिक था और हर विला की कीमत सैकड़ों करोड़ों में जाती थी। हम मेरे स्तर के अनुकूल है, अर्जुन ने संतोष से सिर हिलाया। यहाँ केवल 18 विला हैं। चूंकि आप यहाँ बार बार नहीं आएंगे, इसलिए हमने केवल केंद्रीय विला खरीदा है, जो लगभग 3000 वर्ग मीटर का है। अरे बाप रे, क्या ये लगभग 1000 करोड़ का है? अर्जुन स्तब्ध रह गया। विला के अंदर की साज सज्जा अत्यंत भव्य थी। अर्जुन ने वहां कुछ कला मास्टरों की पेंटिंग्स भी देखी, जिनकी कीमत शायद इस विला से कई गुना अधिक थी। हालांकि अब तक अर्जुन इस दौलत के आदी हो गए थे, इसलिए उन्हें अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। वैसे जोराबारी जुलून कितने बजे आ रहे हैं? विक्रम लांबा ने कहा था कि आज आना तय हुआ है, अर्जुन ने सोफे पर आराम करते हुए पूछा। उन्हें अभी पहुंचना चाहिए, उनका विमान लगभग 10 बजे उतरने वाला है। मैंने लोगों को उन्हें लेने भेज दिया है। शाबाश। अर्जुन ने घड़ी देखी, जोराबारी के आने में अभी 1 घंटे से अधिक समय था और उन्होंने सोचा थोड़ी और नींद ले लूं। जुलून, हम तो जादूनगरी आए थे टेंसुन म्यूजिक से कॉपीराइट की बात करने। जोराबारी की सहायक ने ड्राइवर को देखते हुए पूछा, जिसकी पोशाक किसी माफिया जैसे लग रही थी। चिंता मत करो, एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं, जोराबारी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्त? आपके स्तर का आदमी अगर खुद मिलने जाए तो वो आम आदमी तो हो नहीं सकता। अर्जुन चौहान, सुना है उनका नाम? सहायक ने सिर हिलाया। तुमने देश की खबरें बहुत दिनों से नहीं देखी हैं। कौन जाने, इस बार मेरे गीतों के अधिकार टेंसुन या वांगई को न मिलें। इन दोनों के अलावा कौन इतनी कीमत चुका सकता है? सहायक ने पूछा। जल्द ही पता चल जाएगा। श्री जोराबारी, हम पहुंच गए हैं। कार ताजमहल विला के बाहर रुकी। उफ, जोराबारी की सहायक ने विला को देखकर आंखें फैला ली। इसकी कीमत कितनी होगी? ताजमहल विला पूरे जादूनगरी का सबसे महंगा स्थान। जोराबारी भी चकित थे। श्री जोराबारी, कृपया अंदर आइए, श्री अर्जुन आपका इंतजार कर रहे हैं, एक नौकर ने झुककर कहा। श्री अर्जुन, श्री जोराबारी आ गए हैं। अरे वाह,
अर्जुन की नींद आधी उड़ चुकी थी। आपका परिचय करवाते हैं, ये हैं हमारे यहाँ के श्री अर्जुन। इतने युवा, जोराबारी की सहायक ने मन ही मन कहा। नमस्ते श्री अर्जुन, आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन तस्वीरों की तुलना में आप और भी युवा लगते हैं। श्रीमान, ज्यादा औपचारिक मत बनिए, मैं तो आपके गानों को सुनकर बड़ा हुआ हूँ, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। होंग यादव, दूध वाली चाय तैयार है? अर्जुन ने पूछा। श्री जोराबारी को सबसे बढ़िया चाय मिलनी चाहिए। ... जल्द ही सुगंधित दूध वाली चाय परोसी गई। ये कौन सी चाय है? जोराबारी ने चकित होकर पूछा। होंग यादव, ये क्या चाय है? बहुत स्वादिष्ट है, अर्जुन ने भी पूछा। श्रीमान, ये चाय दाहोंगपाओ पत्तियों से और इंग्लैंड के जूला राजसी दूध से बनाई गई है। क्या दाहोंगपाओ से बनी है? दोनों चौंक गए। मुझे और पीनी है, जोराबारी मन ही मन बोले। आजकल के अमीर लड़के वाकई जीना जानते हैं। जोराबारी जुलून ने एक के बाद एक 3 कप दूध वाली चाय पी डाली और होंठ चाटते हुए संतुष्ट नजर आए, मानो अभी और पीने की इच्छा हो। अर्जुन चौहान के माथे पर काले रेखाएं उभर आईं। ऐसी पीने की आदत से ही तो वो इतने भारी भरकम हो गए हैं। कभी स्कूल के दिनों के प्रतिभाशाली और हैंडसम जोराबारी अब तो गायब ही हो चुके थे। माफ कीजिए, ये दूध वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट है, अर्जुन की नजरों को भांपते हुए जोराबारी थोड़े झेपते हुए बोले। शायद मैंने जरा ज्यादा पी ली। जोराबारी को भी पता था कि ये दाहोंगपाओ चाय साल में सिर्फ 1 किलोग्राम ही पैदा होती है। अगर हर बार 10 ग्राम का इस्तेमाल हो तो पूरे साल में सिर्फ 100 बार ही बन सकती है। जान लीजिए, इस दाहोंगपाओ चाय पर सिर्फ उद्योगपति और अमीर ही नहीं, बल्कि उच्च पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी भी नजरें गड़ाए रहते हैं। अर्जुन चौहान की जितनी संपत्ति है, उसमें भी हर साल कुछ दर्जन ग्राम ही मिलना बड़ी बात है। जोराबारी जी, अगर आपको पसंद है तो ऐसी बातों की चिंता न करें, होंग यादव बोले। श्री अर्जुन के पूर्वजों ने अपने निजी चाय बागान में इससे भी उत्तम किस्म की कुछ झाड़ियां लगाई थीं, जो हर साल भरपूर उत्पादन देती हैं, व्यक्तिगत उपयोग से कहीं अधिक। अगर अर्जुन जी अनुमति दे तो आप जाते समय कुछ ले जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताए? अर्जुन ने होंग यादव को पकड़ लिया। श्रीमान, आपको चाय पसंद नहीं, इसलिए आपने कभी पूछा ही नहीं, होंग मासूमियत से बोले। सही बात है, अर्जुन बोले। अगर हमारे पास ऐसी चीज है तो उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब से मेरी दूध वाली चाय इसी दाहोंगपाओ से बनाई जाए, रोज 3 कप। हा, अर्जुन की प्रसन्न मुद्रा को देखकर जोराबारी के मन में ईर्ष्या की लहर उठी। दाहोंगपाओ दूध वाली चाय, दिन में 3 बार, क्या यही स्वर्ग का जीवन होता है? होंग यादव, कुछ किलो चाय की पत्तियां तैयार करो, जोराबारी जाते समय ले जाएंगे। इतनी दूर आए हैं, कुछ तो ले जाएं। ठीक है श्रीमान, आप लोग बातचीत करें, मैं तैयार करता हूँ। जाओ, अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा। जोराबारी जी, अब व्यवसाय की बात करते हैं, अर्जुन बोले। आपका ये दौरा संगीत अधिकारों की चर्चा के लिए है, सही? हाँ, जोराबारी ने सिर हिलाया। मेरा हुलू म्यूजिक के साथ अनुबंध समाप्त होने वाला है। अब टेंसुन और वांगई दोनों मेरे गीतों के अधिकार खरीदना चाहते हैं। मैं उन्हीं से अनुबंध करने आया हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ, उन्होंने कितनी राशि की पेशकश की है? अर्जुन ने पूछा। कोई रहस्य नहीं, जोराबारी हंसे। टेंसुन ने 10 साल के लिए सभी गीतों के अधिकार के बदले 57 करोड़ की पेशकश की है। और वांगई, उनकी आखिरी पेशकश 48 करोड़ थी। उन्हें मत बेचो, मुझे बेचो, अर्जुन बोले। जो भी वो देंगे, मैं दुगना दूंगा। खांस खांस खांस। चौथे कप दूध वाली चाय का घूंट लेते ही जोराबारी की सांसें रुक गईं। अर्जुन के दुगना दूंगा ने उन्हें चौंका दिया। अर्जुन के लिए 500 करोड़ और 1000 करोड़ में कोई फर्क नहीं था, ये बस संख्या भर थी। पर जोराबारी और वो दोनों म्यूजिक कंपनियों के लिए ये खगोलीय आंकड़ा था। ध्यान रहे, ये 48 और 57 करोड़ के आंकड़े भी कई महीनों की बातचीत के बाद तय हुए थे। असल में तो जोराबारी खुद भी अपनी कंपनी द्वारा इतनी ऊंची कीमत मांगने पर चौंके थे, क्योंकि उनके बहुत से गानों के अधिकार उनकी पुरानी कंपनी के पास थे और वो अकेले निर्णय नहीं ले सकते थे। मगर अर्जुन ने ऐसे ही कैजुअली दुगनी राशि की पेशकश कर दी। ये अमीर लोग सच में पैसा उड़ाते हैं। अर्जुन जी, बात इतनी सरल नहीं है, जोराबारी बोले। मेरी कंपनी ने पहले ही एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। टेंसुन और वांगई के अलावा किसी और बड़े मंच को अधिकार नहीं दिए जा सकते। अगर समझौता तोड़ा गया तो मुझे 1 अरब 100 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 अरब मेरी तरफ से जोड़ दो, अर्जुन ने लापरवाही से कहा। अगर यह एक्सक्लूसिव लाइसेंस होगा तो कीमत अलग तय होगी। जोराबारी बोले। मुझे तो अपने पुराने प्रबंधन के माध्यम से ही इसे हस्तांतरित करना होगा। तो दुगना कर दो, अर्जुन ने कोई भाव नहीं दिखाया। 200 करोड़, मुझे 10 साल का ऑनलाइन प्रसारण अधिकार चाहिए। खांस खांस। जोराबारी और उनकी सहायक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। श्रीमान, क्षमा कीजिए, पर अगर आप वाकई 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो भी मुनाफा निकलने में कई साल लग सकते हैं। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे इससे पैसा कमाना है, अर्जुन ने कंधे उचका दिए।
क्या मतलब? जोराबारी अब उलझन में पड़ गए। स्वर्ग म्यूजिक के डिंग संशी और उनके बेटे ने मुझे परेशान किया था और मैं नाराज हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि शुरुआत वहीं से करूँ। मैं सभी गायकों के गानों के एक्सक्लूसिव अधिकार खरीदना चाहता हूँ ताकि उनके पास कोई रास्ता न बचे। जोराबारी कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। अगर अर्जुन की योजना सफल हो जाती तो सिर्फ स्वर्ग म्यूजिक ही नहीं, टेंसुन म्यूजिक भी डूब सकता था। लेकिन अर्जुन जी, टेंसुन ने आपको क्या नुकसान पहुंचाया? जोराबारी ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन अगर वो पहले स्वर्ग म्यूजिक को निपटा देते तो शायद ये सब न होता। जब देवता लड़ते हैं तो मनुष्य पिसते हैं, जोराबारी ने मन में कहा। ओह हाँ, और 50 करोड़ और जोड़ो आपके गीतों के कवर राइट्स के लिए। आपके गानों का असर ही ऐसा है, कवर गीतों की भी भारी डिमांड है। आप तो सबका खात्मा ही कर रहे हैं। जोराबारी ने सोचा, अच्छा हुआ वो मुख्य भूमि की खबरों से अपडेटेड हैं, वरना आज उन्हें भी अर्जुन के निशाने पर लिया जाता। अगर सब ठीक है तो मैं अभी भुगतान कर देता हूँ। रुको, जरा रुकिए। जोराबारी पहली बार ऐसे सौदे का सामना कर रहे थे, अभी तो अनुबंध भी नहीं हुआ और भुगतान की बात कर रहे हैं। कोई समस्या? नहीं। अच्छा है, पहले दूध वाली चाय पूरी करें, फिर अनुबंध साइन कर लेंगे। ठीक है। वैसे निदेशक जोराबारी, एक और बात। कहिए अर्जुन जी। मेरी भावी प्रेमिका आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, तो मैं आपको साइन करना चाहता हूँ। जब समय मिले तो हमारे लिए प्रदर्शन कर दें या हमारे कराओके में थोड़ा गा दें। आपकी क्या मांग है? मैं। जोराबारी का चेहरा कसला हो गया। ये तो जैसे उन्हें निजी गायक बना दिया गया हो। वो कई कंपनियों के अध्यक्ष और एक स्वतंत्र संगीतकार थे। 5 करोड़ प्रति वर्ष। अर्जुन जी, मैं परफॉर्म करता हूँ, खुद को बेचता नहीं। तो एक कॉन्सर्ट कराने का क्या चार्ज होगा? जोराबारी। बेशक। जोराबारी जूलन अब पैसों के मोहताज नहीं थे, और भले ही अर्जुन चौहान द्वारा दी गई रकम ठुकराना मुश्किल था, लेकिन अब उनकी प्राथमिकताएं करियर और रचनात्मकता से हटकर जीवन और परिवार पर केंद्रित हो गई थीं। भले ही वो दोबारा कभी काम न करें, वो एक खुशहाल करोड़पति की तरह जिंदगी जी सकते थे। इसलिए उन्होंने अर्जुन चौहान का आमंत्रण विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। हालांकि उन्होंने वादा किया कि अगर भविष्य में कभी वह कोई कॉन्सर्ट आयोजित करें तो अर्जुन के लिए सबसे बेहतरीन सीटें आरक्षित रहेंगी, और अगर समय मिला तो कभी साथ बैठकर गाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। ठीक है, 2.5 अरब तुम्हारे खाते में पहुंच चुका है और मैंने तुम्हारे लिए टैक्स भी भर दिए हैं। अर्जुन जी कितने दरियादिल हैं। 2.5 अरब पर टैक्स देना कोई मामूली बात नहीं थी, और अधिकांश गायक व अभिनेता टैक्स बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन अर्जुन चौहान ने खुद टैक्स भर दिया, वह भी बिना कहे। ये वाकई में अद्भुत था। जोराबारी जी, पैसा आपके खाते में आ चुका है, जोराबारी की सहायक ने कहा। 2.5 अरब क्रेडिट होते ही जोराबारी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। भले ही उनकी पूर्व कंपनी कुछ हिस्सा ले ले, फिर भी यह रकम उनकी निजी संपत्ति को दोगुना करने के लिए पर्याप्त थी। एक ही डील में अब तक की सारी मेहनत का फल मिल गया, इससे खुशी कैसे न होती। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अब इसका मतलब था कि अब से जोराबारी जूलन के सभी ऑनलाइन गानों का वितरण अधिकार केवल अर्जुन चौहान की कंपनी के पास रहेगा। टेंसुन म्यूजिक हो या कोई और मंच, अब वे जोराबारी के गानों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि चूंकि अर्जुन ने कवर अधिकार भी खरीद लिए थे, तो जैसे ही मौजूदा लाइसेंस समाप्त होंगे वे गाने भी प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे, वरना उन्हें अर्जुन चौहान की ओर से कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ेगा। वैसे अब हम अगले इवेंट पर जा रहे हैं क्या? अर्जुन ने पूछा। अब नहीं, जोराबारी मुस्कुराकर बोले, चूंकि अधिकार अब अर्जुन जी को दे दिए हैं, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। डानी, जोराबारी ने अपनी सहायक से कहा, टिकट खरीद लो, अब हमें वापसी करनी है। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, अर्जुन बोले। होंग यादव, मेरे लिए व्यवस्था करो। निर्देशक, जोराबारी को मेरी प्राइवेट जेट से वापस भेजो, और वापसी में मेरे लिए असली सीप वाला ऑमलेट लेते आना। अर्जुन जी, इसकी जरूरत नहीं है। जोराबारी को लगा कि अर्जुन के पास प्राइवेट प्लेन जरूर होगा, क्योंकि उनके पास भी 100 करोड़ की कीमत वाला प्लेन था, लेकिन वह इतना कीमती था कि उन्होंने कभी केवल मेहमान को भेजने के लिए उपयोग नहीं किया। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मेरे पास मोदीनगर में दर्जन भर प्राइवेट प्लेन हैं। दर्जन भर? बोझ मत समझिए, मुझे असली सीप वाला ऑमलेट खाना है। आपको भेजना तो बस बहाना है। एक प्राइवेट जेट सिर्फ एक असली ऑमलेट के लिए भेजना। जोराबारी और उनकी सहायक अर्जुन चौहान की सोच को समझ ही नहीं पा रहे थे। ये तो धन की अति है। इतने पैसे में तो कोई ऑमलेट विशेषज्ञ शेफ को ही रख सकते थे। हाँ, वैसे मेरे पास शेफ है, अर्जुन बोले, बस मैं उन्हें आर्यनगर से लाना भूल गया, और यहाँ बॉ आइलैंड राज्य के शेफ अपने घर छुट्टी पर गए हैं। वाह, ये तो वाकई शानदार है। अर्जुन जी, आपकी भारतीय उड़ती रोटी आ गई है। उसी समय अर्जुन का एक कर्मचारी दौड़ता हुआ अंदर आया। कोई ट्रैफिक जाम तो नहीं हुआ? ट्रैफिक जाम? जोराबारी की आंखें फैल गईं। ये ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ रोटी के लिए। रुको, ये रोटी? अर्जुन जी, ये आपने भारत से मंगवाई है क्या? हाँ, तो क्या हुआ?
अर्जुन ने कर्मचारी से कहा, जाकर गर्म करो, पश्चिमी यूरोपीय रोस्ट भी आने वाला है, आज रात उड़ती रोटी में लपेटकर वही खाना है। जाओ तैयारी करो। ठीक है अर्जुन जी। ओह, पहले जोराबारी सोचते थे कि वो खुद भी करोड़पति हैं, अब उन्हें लगने लगा कि वो शायद बहुत गरीब हैं। ... क्या जोराबारी ने हमारे साथ साइन करने से मना कर दिया? दिगंत युक्षी को व्यापार विभाग से कॉल आया और वह पल भर को सन रह गए। हाँ, और जुर्माने की रकम भी ट्रांसफर हो चुकी है। टेंसुन का क्या हुआ? दिगंत ने पूछा, क्योंकि भारत में वांगई म्यूजिक के अलावा सिर्फ टेंसुन ही उनका प्रतिद्वंद्वी था। मैंने अभी अभी जानकारी ली, उनका समझौता भी समाप्त हो चुका है। जोराबारी की सहायक ने बताया कि उनके गीतों के एक्सक्लूसिव प्रसारण और कवर अधिकार अगले 10 वर्षों के लिए किसी और को बेच दिए गए हैं। 10 साल और एक्सक्लूसिव। दिगंत समझ गए कि इसका मतलब था कि अगले 10 वर्षों तक उनके प्लेटफॉर्म पर जोराबारी का कोई भी गाना नहीं चलेगा। ध्यान रहे, भले ही 2000 के बाद जन्मे लोग जोराबारी को न पहचाने, लेकिन 80 और 90 के दशक में जन्मे लोग जो उनके गीतों को सुनकर बड़े हुए हैं, अब समाज की मुख्य धारा बन चुके हैं। इनके पास खर्च करने की क्षमता है और ये उनके गानों के लिए वीआईपी सब्सक्रिप्शन लेने को भी तैयार रहते हैं और इनकी संख्या बहुत बड़ी है। बॉस, देखिए जरा वीबो पर अर्जुन चौहान ने पोस्ट किया है कि उन्होंने न सिर्फ जोराबारी बल्कि हिमांशु सितारा, ललित जुनेजा और यहां तक कि उस कोरियाई सुपरग्रुप के भी अधिकार खरीद लिए हैं। क्या? दिगंत ने तुरंत वीबो खोला और अर्जुन चौहान की पोस्ट ट्रेंडिंग पर थी। मित्रों, खुशखबरी दे रहा हूं, मैंने हाल ही में प्राचार्य वर्मा के साथ मिलकर म्यूजिक 101 नामक एक नया संगीत मंच शुरू किया है। इस ऐप पर आप संगीत मुफ्त में सुन सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सभी कॉपीराइट पहले ही खरीद लिए गए हैं और आपको वीआईपी रिचार्ज की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कलाकार है जिसके अधिकार हमने नहीं लिए हैं तो बस कस्टमर सर्विस को बताएं, मैं खरीद लूंगा। धत्तेरी की। दिगंत ने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया। घरेलू कलाकारों के अधिकार खरीदना इतना कठिन नहीं था, लेकिन विदेशी अधिकार, वो तो बहुत मुश्किल काम था। 2 साल पहले ही देश के मंचों ने बिग बैंग ग्रुप के अधिकार खो दिए थे, लेकिन अर्जुन चौहान ने वो भी 10 साल के लिए खरीद लिया। वाह, अर्जुन साहब तो वाकई बॉस हैं, क्या दबदबा है। हे भगवान, आखिरकार ऐसा मंच आ ही गया, मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। वीआईपी के बिना सुनने की सुविधा। हे भगवान, अगर चार्ज भी होता तो भी मैं सुनता। मेरा युवा दौर समाप्त हो गया। ठीक है, मैंने टेंसुन म्यूजिक और वांगई म्यूजिक दोनों डिलीट कर दिए। ऊपर वाले मैंने भी डिलीट किया, साथ में 1 स्टार रिव्यू भी छोड़ आया। हाँ, अब तक म्यूजिक 101 सर्वर डाउन हो गया क्या? इतना पैसा खर्च करके भी चार्ज नहीं कर रहा, उसका मकसद क्या है? तेरे नहाने का टाइम नहीं है इसलिए। मकसद है कि तू खूबसूरत है। ... बॉस दिगंत, हमारे ऐप के डाउनलोड घट रहे हैं, रेटिंग्स भी गिर रही हैं। कुछ कीजिए, अगर इसी रफ्तार से चला तो जब तक हमारे पुराने कॉपीराइट्स खत्म होंगे, हमारा मंच ही तबाह हो जाएगा। वह तो पक्का पागल है। दिगंत को अचानक अर्जुन की कही बात याद आई, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। ठीक है सुश्री दक्षा, फिर किसी और दिन बात करेंगे। अगली बार आपके कॉन्सर्ट के लिए कुछ टिकट मेरे लिए जरूर बचा कर रखना। एक मित्र और मैं आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। क्या वो मित्र एक प्रेमिका हैं? दक्षा लंकी मुस्कुराते हुए अर्जुन चौहान से बोली, श्रीमान अर्जुन, निश्चिंत रहें, मेरे कॉन्सर्ट की पहली पंक्ति की टिकटें आपके लिए आरक्षित रहेंगी। होंग यादव, कृपया सुश्री दक्षा को विदा करें। मेरी निजी विमान सेवा से उन्हें वापस बावरिया प्रांत भेजने की व्यवस्था करें, अर्जुन ने आदेश दिया। जी श्रीमान, होंग यादव ने अपनी पारंपरिक कार्यशैली के अनुसार जवाब दिया। इधर आइए सुश्री दक्षा। धन्यवाद श्री अर्जुन, फिर मैं संकोच नहीं करूंगी, दक्षा ने कहा, क्योंकि अब यह एक सामान्य बात बन चुकी थी। बावरिया प्रांत वह स्थान था जहां गायक गायिकाओं की भरमार थी। वहां के संगीत जगत में अनेक कलाकार सक्रिय थे। हाल ही में अर्जुन चौहान को यह भी याद नहीं रहा कि उन्होंने कितनों को आमंत्रित किया था गानों के अधिकारों पर चर्चा के लिए, और ज्यादातर को अपनी निजी विमान सेवा से लाया और वापस भेजा। ये बात अब बावरिया प्रांत के संगीत जगत में फैल चुकी थी और वहां गायकों की योग्यता का नया पैमाना बन चुका था, जो अर्जुन चौहान के विमान में उड़ चुके हैं और जो नहीं। यहां तक कि अर्जुन से समझौता करना भी एक गौरव की बात मानी जाती थी। बाप रे, ये तो बेहिसाब फिजूल खर्ची है। आज विक्रम लांबा फुर्सत में थे तो वो भी अर्जुन चौहान के साथ गानों के अधिकारों की डील में आए थे। उनके अनुमान के अनुसार अर्जुन का विमान आज ही दर्जनों बार उड़ चुका था। हर बार जब कोई गायक जाता, अर्जुन तुरंत उसे अकेले ही भेजते। मुख्य बात यह थी कि वो सबको व्यक्तिगत रूप से भेजते थे, एक साथ नहीं, जबकि सिर्फ आधा घंटा इंतजार करके ही एक पूरी उड़ान की बचत हो सकती थी। और उनके विमान के लिए कतार की आवश्यकता नहीं होती। इस संख्या को देखते हुए लगता था जैसे इस जादू नगरी के हवाई अड्डे पर उनके 20-30 निजी विमान खड़े हैं।
इस डरावनी सच्चाई को सोचकर ही विक्रम को ऐसा लगा मानो अर्जुन को अगवा करके फिरौती मांग ले तो शायद वो पृथ्वी का राजा बन जाए। मैं कब आपके निजी विमान में बैठ पाऊंगा? विक्रम ने ईर्ष्या से कहा। उनके पिता के पास भी एक निजी विमान था, लेकिन वो इतना कीमती था कि विक्रम खुद भी उसमें बस 1-2 बार ही बैठ पाए थे। अगर चाहो तो अभी जा सकते हो, अर्जुन ने कहा। मुझे अफ्रीका जाना है, एक अफ्रीकी गायक के गानों के अधिकारों पर चर्चा करने। संयोग से वो गायक अभी नहीं आ पा रहा, क्यों न तुम ही उसके लिए अफ्रीका उड़ जाओ। तेरी उड़ती रोटी, विक्रम ने तुरंत जवाब दिया। क्या तू मुझे अफ्रीका भेजकर किसी खान में मजदूरी करवाना चाहता है? मुझे तेरे सारे हथकंडे पता हैं। मैंने होंग यादव से सुना है तूने वीबो शेयर धारक को कैसे पटाया था जब तूने वीबो खरीदा था। कमाल है, उसने तुझे बता भी दिया। अर्जुन बड़बड़ाया। होंग यादव की अगले महीने की 90% तनख्वाह काट दो, सिर्फ 1 अरब दे देना, देखना कैसे गुजारा करती है। मैंने पिछले साल घड़ी खरीदी थी। विक्रम को पता नहीं वो तनख्वाह वाला मामला असली था या नहीं, लेकिन वो जानता था कि अर्जुन ऐसा कर सकता है। जल्दबाजी हो गई, अगली बार सही, अर्जुन ने लापरवाही से कहा। अगली बार मेरी छाती, विक्रम ने मन ही मन कहा, लेकिन बाहर से बस बेवकूफों की तरह मुस्कुराया। वैसे वो दिगंत युक्षी कैसा चल रहा है? अब भी अड़ा हुआ है? पता नहीं, लेकिन अगर उसके पास जरा भी दिमाग है तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उनका वांगई म्यूजिक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देखो, कहते हैं न, शैतान का नाम लो और वो हाजिर। अर्जुन का फोन अचानक बजने लगा। हेलो, मैं अर्जुन चौहान बोल रहा हूँ। मैं महेश वर्मा बोल रहा हूँ। ओ तेरी, तू। अर्जुन ने सोचा था कि ये कॉल दिगंत युक्षी या दिंग संदीप का होगा, लेकिन ये तो महेश वर्मा निकला। वर्मा जी, आप इतने व्यस्त रहते हुए भी मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या बात है? अर्जुन ने पूछा। क्या बात है? फोन की दूसरी तरफ महेश वर्मा का चेहरा हरा पड़ गया। तुमने सारे कॉपीराइट्स खरीद लिए, अब तो संगीत बाजार का नक्शा ही पलटने वाला है, और फिर भी पूछते हो कि क्या बात है। लेकिन पिछली बार के अनुभव के बाद महेश अब अर्जुन को छोटा समझने की गलती नहीं करना चाहता था। श्रीमान अर्जुन, क्या हाल ही में हमारी टेंसुन कंपनी ने आपको फिर से किसी तरह से नाराज किया है? महेश ने पूछा। नाराज? बिल्कुल नहीं, अर्जुन ने अचरज से कहा। पिछली बार जब तुमने वह जानकारी जल्दी संभाल ली तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। तुम्हें 33 अंगूठे ऊपर करता हूँ, और टेंसुन गैम्स से जो पैसे लूटे थे उसे भी अब मैं माफ करता हूँ। तो फिर आपने ये सारे कॉपीराइट्स क्यों खरीद लिए? क्या आप संगीत ऐप बाजार पर एकाधिकार करना चाहते हैं? अरे वो बात, ओ बाप रे, और क्या बात हो सकती है? महेश तो पागल होने को था। ये कोई मामूली बात थी क्या? अर्जुन को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। श्रीमान अर्जुन, ऐसा करने से हम बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर अब वे गाने नहीं बज पाएंगे, न डाउनलोड होंगे। क्या आप हमें जानबूझकर बंद करना चाहते हैं? महेश भीतर से बेहद परेशान था। उसने उन कई गायकों को कॉल किया जिनके साथ वो पहले काम कर चुका था, जिनमें से कुछ उसके घनिष्ठ मित्र थे, और उन्होंने बताया कि अर्जुन ने उन्हें कितना पैसा ऑफर किया था। महेश मान गया कि वो ऑफर ठुकरा पाना नामुमकिन था, लेकिन उसे अफोर्ड करना भी नामुमकिन था। आकलन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि अर्जुन ने कॉपीराइट्स पर जो खर्च किया है वो सब कुछ स्ट्रीमिंग या विज्ञापनों से वसूल नहीं कर पाएगा। भले ही हर कोई प्रीमियम मेंबरशिप ले ले, फिर भी लाभ की कोई गारंटी नहीं। ऊपर से इसमें आपको कोई फायदा भी नहीं है। क्या आप मुनाफा कमा भी पाएंगे? किसने कहा कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ? अर्जुन ने गर्व से कहा। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, जाहिर है, आपको पैसों से क्या लेना देना, आपके लिए तो पैसा सिर्फ एक संख्या है। महेश लगभग टूट चुका था। असल में इसके लिए मुझे दोष मत दो। दोष तो तुम्हारा है, अर्जुन बोला। मेरा दोष? महेश अचानक चौंका। उसका क्या लेना देना? उसने तो बस गेमिंग की थी, वो भी ईमानदारी से। क्या अर्जुन का टेंसुन गेम में भाग्य खराब था? महेश ने तुरंत अर्जुन का मोबाइल नंबर तकनीकी विभाग को भेज दिया और आदेश दिया कि जितने भी गेम इस नंबर से जुड़े हैं सभी में उसकी लूट ड्रॉप रेट को 100% कर दो। कुत्ते के साथ शुरुआत करो और हथियारों से लैस कर दो। अगर तुम इस उद्योग में नहीं होते तो क्या तुम्हें इसका असर पड़ता? अर्जुन ने बेतुका सा जवाब दिया। इस तर्क के आगे तो मैं नतमस्तक हूँ। विक्रम वहीं खड़ा था, उसने घुटनों पर बैठने की नौटंकी कर दी। जिससे मुझे हिसाब बराबर करना है वो तुम नहीं हो, लेकिन तुम भी इसी उद्योग में हो, इसलिए पिटे तुम भी। असल अपराधी तो दिंग संदीप और उसका बेटा है। दिंग संदीप मतलब वो लोहे की हांडी? क्या मतलब? महेश ने पूछा। उसने मेरे भाई की प्रेमिका को नीचा दिखाया। सोचो, क्या ये गंभीर बात नहीं है? अर्जुन गंभीरता से बोला। अगर थोड़ी बहुत भावनात्मक क्षतिपूर्ति दे दी जाती तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने सौदेबाजी करनी शुरू कर दी और मुआवजा घटाकर एक 500वां हिस्सा कर दिया। क्या ये ज्यादा नहीं है? वो तो, हाँ, ये तो वाकई में अत्यधिक है। महेश ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी। रुको, आपने कितनी भावनात्मक क्षतिपूर्ति मांगी थी? कुछ खास नहीं, बस 500 अरब। 500 अरब? महेश वर्मा की पीठ में अचानक झटका आ गया और उसने लंबी सांस ली।
500 अरब की मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग, ऐसी बात तो किसी ने कभी सुनी भी नहीं थी। अब समझ में आया कि क्यों दिंग संदीप और उसके बेटे अब भी सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मुआवजा सिर्फ उसका एक 500वां हिस्सा भी होता तो भी 1 अरब बनता। अगर यह सिर्फ मानसिक क्षति का दावा था तो ये खगोलीय राशि थी। क्या ये लोग पैसे नहीं देना चाहते, इसलिए तुम उनकी कंपनी को दिवालिया करना चाहते हो? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैंने आखिर किया ही क्या है? अर्जुन चौहान ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं तो बस यूं ही खाली बैठा था तो सोचा एक संगीत मंच बना लूं मस्ती मस्ती में। न मैंने किसी को मारा, न लूटा, न ही आगजनी की, तो फिर मुझे संकी क्यों कहा जा रहा है? उन्होंने खुद ही अधिकार नहीं खरीदे, अब उनका मंच डूब रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती? उनकी समस्या का मुझसे क्या लेना देना? महेश वर्मा तो रोने ही वाला था। विक्रम लांबा का म्यूजिक फॉरेस्ट भले ही नया था, लेकिन टेंसुन म्यूजिक तो वर्षों से स्थापित मंच था। मगर इतने वर्षों की मेहनत भी इस प्रकार के आघात को नहीं झेल सकती थी। जैसा नाम था संगीत मंच, वैसा ही उसका अस्तित्व संगीत से जुड़ा था। अर्जुन के इस कदम ने मोबाइल संगीत बाजार पर लगभग एकाधिकार कर लिया था। क्या आप उस पर एकाधिकार का मुकदमा कर सकते हैं? लेकिन जिन कलाकारों ने अधिकार बेचे हैं, उन्हें शानदार रकम दी गई है और उन्होंने खुद तय किया कि किसी और को न बेचें। कानून किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता। सबको पता था कि अर्जुन बाजार पर एकाधिकार कर रहा है, लेकिन वह सब कुछ कानूनी तरीके से कर रहा था। आप उस पर आरोप भी नहीं लगा सकते तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? क्या अब भी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है? महेश वर्मा ने अब भी आशा नहीं छोड़ी थी। उसे पता था कि अगर अर्जुन ने ये सिलसिला जारी रखा और जब तक वे उससे ज्यादा पैसे खर्च न कर सके, उनका मंच रह जाएगा, ये तय था। मैं पैसे खर्च कर चुका हूं, आप ही बताइए क्या करूं? अर्जुन बोला, महेश जी इतना निराश मत होइए। अगर म्यूजिक फॉरेस्ट ने शुल्क लेना शुरू किया तो मैं आपको जीवन भर के लिए मुफ्त वीआईपी दे दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वीआईपी खरीदने के पैसे नहीं हैं? महेश का गुस्सा अब उबाल पर था। टेंसुन म्यूजिक की कीमत लगभग 30 अरब डॉलर थी और इसे इस स्तर तक पहुंचाने में वर्षों लगे थे। उसे अंदाजा था कि अगले बाजार खुलने पर उनके स्टॉक्स कितनी बुरी तरह गिरने वाले हैं। और जब तक अर्जुन अपनी रणनीति नहीं बदलेगा, इस गिरावट को कोई नहीं रोक सकता। एक मंच जिसकी अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही, अगर वो उसे बेचना भी चाहें तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी खरीदेगा उसे अर्जुन से टकराना होगा और कोई जीत नहीं सकता। दिंग संदीप, तुझे तेरे पूर्वजों सहित कोसता हूं। अब अर्जुन को कोसने का कोई फायदा नहीं था, उल्टा किया तो वह 5000 अरब का प्रतिशोध भी ले सकता था। इसलिए सारा गुस्सा दिंग संदीप और उसके बेटे पर निकालना ही आसान था। महेश जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। अर्जुन के मन में अचानक एक विचार आया। हालांकि म्यूजिक फॉरेस्ट के पास अब तक बुनियादी ढांचा नहीं था, टेंसुन म्यूजिक की आपूर्ति श्रृंखला बहुत मजबूत थी। दोनों का विलय कई समस्याओं का हल कर सकता था। अगर वह टेंसुन म्यूजिक को खरीद लेता तो म्यूजिक फॉरेस्ट को तेजी से विस्तार करने में मदद मिलती और महेश वर्मा का एक उपकार भी चुकता हो जाता। हालांकि अर्जुन को महेश के उपकार की कोई जरूरत नहीं थी। महेश ने गहरी सांस ली। लगता है टेंसुन म्यूजिक के दिन गिनती के रह गए हैं। हालांकि टेंसुन का मुख्य राजस्व गेमिंग और ट्रैफिक से आता था, लेकिन संगीत भी महत्वपूर्ण था। इसकी विफलता ऊर्जा का बड़ा नुकसान थी। महेश जी, मैं बड़ा ही दयालु व्यक्ति हूं, अर्जुन ने एकदम अहंकार भरे अंदाज में कहा। मैं समझता हूं कि देवताओं की लड़ाई में आम लोग पिस जाते हैं। फिर रुका, वैसे विक्रम को देवता मानना थोड़ी अति हो जाएगी, वो तो बस पिटने के लिए है। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर महेश जी चाहें तो मैं टेंसुन म्यूजिक खरीद सकता हूं। सच में? महेश की आंखें चमक उठीं। अगर अर्जुन टेंसुन म्यूजिक को खरीद लेता तो यह एक रास्ता बन सकता था। हालांकि कीमत कम तय होती, फिर भी अपने हाथ में गलने देने से बेहतर था, वरना आधे पैसे भी वसूल नहीं होते। बिल्कुल सच है, इससे मैं अपनी म्यूजिक फॉरेस्ट की टीम को भी विस्तार दे सकता हूं। आखिर महेश जी की टीम जितनी मजबूत हमारी नहीं है। अर्जुन ये चापलूसी नहीं कर रहा था, ये तथ्य था। बेशक अर्जुन इंतजार कर सकता था कि टेंसुन डूबे और फिर टीम को खरीद ले, लेकिन प्रबंधन के लिहाज से सीधे अधिग्रहण ही बेहतर विकल्प था। अगर आप टेंसुन म्यूजिक की मौजूदा बाजार कीमत का 80% देने को तैयार हो तो मैं आपको बेचने का फैसला कर सकता हूं और मुझे नहीं लगता कि हमारे शेयरधारकों को कोई आपत्ति होगी, महेश ने कहा। 80% कहते हुए महेश को थोड़ा असहज लगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस वक्त टेंसुन म्यूजिक कटिंग बोर्ड पर मछली की तरह था। अर्जुन चाहे तो जब चाहे काट सकता था। यह 80% कीमत मांगना भी जैसे शेर का मुंह खोलना था। महेश जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं? अर्जुन की आवाज में ठंडापन आ गया। हाँ, ये वाकई थोड़ी ज्यादा है। महेश अब घबरा गया। कीमत पर बात की जा सकती है, महेश ने सकुचाते हुए कहा। हरामखोर, क्या तू मुझे नीचा दिखा रहा है? अर्जुन ने गाली देना शुरू कर दिया। क्या मैं, अर्जुन चौहान, वो इंसान हूं जो कुछ अरब डॉलर के लिए मोल भाव करता हूं? तू किसी से पूछ के देख, मैंने कब किसी चीज में छूट मांगी है?
अरे ये तो, महेश उलझ गया। उसे लगा था कि अर्जुन कीमत कम करवाएगा, लेकिन अब तो वो उल्टा कीमत बढ़ाने पर आमादा था। तो फिर 90%। महेश ने फिर कोशिश की। महेश जी, अभी भी कम है। इस बीच महेश के सहायक ने चुपके से उसे फोन पर एक रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में अर्जुन द्वारा वांडा मॉल के पूरे एलवी स्टोर को खरीदने की बात थी। हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन कुछ तस्वीरें और विवरण बाहर आ चुके थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि जब अर्जुन ने महंगे ब्रांड खरीदे तो दुकानदार ने कीमत कम करने की पेशकश की, मगर अर्जुन ने उल्टा उसमें कुछ लाख और जोड़ दिए, ये कहकर कि उसे चिल्लर पसंद नहीं। ये आदमी पक्का सनकी है। महेश ने अर्जुन को मानसिक रूप से टैग कर दिया। ऐसा करते हैं, टेंसुन म्यूजिक की कीमत अभी 27.8 अरब डॉलर है, तो मैं आपको 28 अरब डॉलर में बेच देता हूँ। मुझे चिल्लर पसंद नहीं। अर्जुन ने दोबारा जोर दिया, सीधा 30 अरब कर दो। खां खां। महेश को लगा कि 2 अरब डॉलर बढ़ाना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अर्जुन ने तो सीधा 2 नहीं, पूरे 20 अरब ज्यादा जोड़ दिए। क्या ये पैसा जहर है? महेश रोने वाला था, उसकी सारी सोच आज तहस नहस हो चुकी थी। तो तय रहा। अर्जुन ने घोषणा की, मैं कल सुबह ही शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करवा दूंगा। श्रीमान अर्जुन, हमारे कुछ शेयरधारक विदेश में हैं, अगर उन्हें तुरंत बुलाना हो तो शायद फ्लाइट्स न मिलें। शायद? कहाँ हैं वो? मैं अपनी निजी विमान सेवा भेज देता हूँ। अर्जुन अधीर हो गया, क्या हम काम को थोड़ी तेजी से नहीं कर सकते? मैं तो बस डिंग संदीप और उसके बेटे को भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। महेश वर्मा, अब मेरा मानसिक संतुलन फिर से टूट रहा है।